अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, आज वो 6 दिन की डेडलाइन खत्म हो गई जो कि इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी और कहा गया था कि अगर इन 6 दिनों में हुकूमत की तरफ से असम्बलियां तहलील ना की गई और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना किया गया तो एक बार फिर से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन अब जो ताज़ा बयान इमरान खान साहब का आया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे का लाहेमल बताया जाएगा, जिसके बाद जो मायूसी पाई जाती है तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, यकीनन उसके अंदर मजीद इजाफे का बायस यह फैसला बन सकता है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात की जाए तो मुश्किल फैसले, नापसंदीदा फैसले और आवाम को महंगाई का सामना करने वाले फैसले किए जा रहे हैं और हुकूमत पुरएतमाद है कि अब यह हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी और किसी भी किस्म की आते हुए फौरी इंतखाबात का फैसला मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और फैसला भी आया नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के वकला की तरफ से राब्ता किया गया था और जो लॉन्ग मार्च पिछला था 25 मई का, उस हवाले से एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें से 4-1 का फैसला आया है। याहिया अफरीदी जस्टिस साहब की तरफ से एक इख्तिलाफी नोट भी लिखा गया है जिसमें काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। उनका यह कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले पर उनके पास मवाद मौजूद है और इसके साथ साथ जो जजमेंट आई है, तहरीरी फैसला आया है, उसके अंदर मुतल्लिका इदारों के हुकाम और नुमाइंदों को 7 सवालात भेजे गए हैं और कहा गया है कि इसका जवाब 7 दिन के अंदर देना है। लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे राजा यासिर हमायूं साहब और इसके साथ साथ हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्बास अफरीदी साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये सारे सवालात के आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है उनके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला सवाल राजा यासिर हमायूं साहब से करते हैं। राजा साहब, 6 दिन की डेडलाइन खान साहब ने दी थी, वो डेडलाइन ख़त्म हो गई है, अब मामला छोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट पे, तो क्या खान साहब ने ये 6 दिन की डेडलाइन भी बगैर तैयारी के, बगैर सोचे समझे दे दी थी कि उनको एक बार फिर से सहारा लेना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट का राइट जो है वो बहरहाल होता है और पुरअमन प्रोटेस्ट का। ठीक। और आप इवन चाहे अमेरिका में चले जाएं तो लोग वाइट हाउस के सामने भी बैठे रहते हैं। तो हमारा जो बुनियादी मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद लेके जाएं ताकि एक रिकॉर्ड हो कि कितने ज़्यादा लोग अनॉयड हैं इस फैसले से जो कुछ हो रहा है इस वक्त। और जब उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह जो तारीख़ में पहले यहाँ पर एटलीस्ट मिसाल नहीं मिलती तो क्रैकडाउन किया गया और ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाइट कॉलर्ड शरीफ लोग हैं और वो कोई बदमाश तो थे नहीं, गुंडे थे नहीं, तो लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं क्योंकि जो एक शरीफ आदमी होता है ना, उसको जब तक आप मजबूर ना कर दें वो बंदूक नहीं उठाता और खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आ जाए तो वो अच्छा नहीं होता। तो शरीफ लोगों को आपने फिर रिस्क में डाल दिया उनकी तो जिंदगी नहीं, उनको तो हमने तो बेसिकली हमारी कतन ये ख्वाहिश नहीं थी, हमें तो नहीं पता था कि किस लेवल तक ये चले जाएंगे ब्रूटैलिटी। उसूली तौर पे पता होना चाहिए था राजा साहब, क्योंकि एक्चुअली पहले भी नून लीग की गवर्नमेंट के दौर में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन तब चौधरी निसार साहब मिनिस्टर थे और वो एटलीस्ट खुद पढ़े लिखे और अच्छे ख़ानदान के थे। लेकिन हाँ, ये हमें वाकई गलत फहमी हुई कि राणा सनाउल्लाह जैसा बंदा जब लग जाए इंटीरियर मिनिस्टर तो कुछ भी हो सकता है, फिर कत्ल भी हो सकते हैं, मारे भी जा सकते हैं। तो जब ये क्रैकडाउन वगैरह शुरू हुए और फिर जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए तो फिर खान साहब ने बेहतर ये समझा कि बजाय पे यहाँ पे खून रेजी हो, जो कि बिल्कुल तैयारी थी उसकी, वहाँ पे मैं मौजूद था, जिस तरह के हालात वहाँ बने हुए थे, अगर मज़ीद बात आगे बढ़ती तो लाजमन, और कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर जो पॉलिटिकल एडवांटेज इस चीज़ का लेना चाहता तो वो शायद ये बात दुरुस्त है कि खान साहब अपने रहनुमाओं से भी नाला है कि वो मतलूबा तादाद बाहर नहीं निकाल सके, वो इतनी बड़ी तादाद नहीं ला सके कि उनको वहां पे धरना दिया जाता या उसको शो किया जा सकता कि हमारे साथ पाकिस्तान की आवाम मौजूद है। ये बिल्कुल अफवाह साजी की हद तक तो ठीक है क्योंकि मैं तो 2 मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ उसके बाद। अच्छा। और कतन किसी किस्म की उनकी कोई उन्होंने नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उन्होंने वजूहत ज़रूर पूछी जो कि ऑब्वियसली उनको बताई गई कि ये वजूहत थी, मोटरवे पे जो ब्लॉक, हर मोटरवे पे के हर सड़क पे ब्लॉकेड्स थे और क्रेन ऑपरेटर्स तक को हरासा किया गया। तो आप किसी तो सूरत में हटा सकते नहीं थे। जो लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, जो कि केपीके के जुलूस के आने से पहले जो लोग वहाँ पे थे वो पंजाबी थे, पिंडी के थे, पिंडी डिवीजन के ज़्यादा थे, लेकिन हर तरफ पंजाब से पहुंचे हुए थे और सारी रात उन्होंने मुकाबला किया उसका शेलिंग का और हर तरह की जो ये की गई कार्रवाई। तो ये तो आप कतई नहीं कह सकते कि लोग कम थे, इतने लोग ज़रूर थे। ठीक है, वो लाखों की तादाद में नहीं थे जो हम लेके जाना चाह रहे थे, वो सिर्फ तभी जाते थे अगर पुरअमन एहतजाज होता। जब ये हालात ख़राब होने शुरू हुए तो फिर वो डाई हार्ड लोग मौजूद थे और दे कुड हैव डन एनीथिंग बेसिकली, वहाँ पे इतने चार्ज अप थे वो।
अब्बास अफरीदी साहब, जमहूरी हक है किसी भी सियासी जमात का एहतजाज करना। पिछली बार भी तहरीक इंसाफ का यही मुतालबा था, अब एक बार फिर से वो इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। क्या आप भी उसका एहतराम करेंगे? अगर इजाजत दी जाती है तो रास्ते बंद नहीं होंगे, पकड़ धकड़ नहीं होगी, खौफ रास नहीं फैलाया जाएगा? ऐसे है कि पहले भी खौफ और रास नहीं फैलाया गया। पहले जब इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया तो वो पुरअमन नहीं किया। इनकी वीडियोस जहाँ मौजूद है, शेख रशीद की वीडियोस मौजूद हैं कि जो है जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़, खून खराबा। फिर इमरान खान साहब की वीडियो मौजूद है कि मैं जहाद के लिए जा रहा हूँ, आज़ाद करवाऊँगा। मतलब वो जहाद के लिए इंडिया जा रहे थे, आज़ाद करवा रहे थे। फिर इन्होंने कहा, इमरान खान साहब का बयान टीवी पे मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के साथ असला मौजूद था। आपने ये सारे बयान मौजूद है। और इससे बढ़ के अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको कहा कि आपने जो है आएँ और H9 पार्क में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, इमरान खान साहब ने रास्ते में मोटरवे पे तकरीर की कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, अभी आपको नहीं रोका जाएगा और आप चलें। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये हिस्सा तो उन्होंने अपने वर्कर को और पूरी चैनलों पे, सोशल मीडिया पर बयान किया, लेकिन साथ में ये नहीं कहा कि आप H9 पार्क जाए या H8 पे जाए। उन्होंने कहा डी चौक पहुंचे। डी चौक, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा, हर चीज़ के साथ धोखा। अगर आपको याद हो, जिस दिन रात को कोर्ट्स बैठी, सुबह उन्होंने सोमोटो लिया कि आइन पे अमल दरामद किया जाए और ये कार्रवाई की जाए, तो रात को इन्होंने कोर्ट को कहा कि ये रात को कुले ये मीर जाफर है, फलाना है, क्या क्या जजों को नहीं कहा गया, क्या क्या बातें नहीं की गई, क्या क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए। अच्छा, मतलब गद्दार कहा गया, सब कुछ। अफरीदी साहब, ये जो कहा जा रहा है, एयाज सादिक साहब ने भी कहा कि अगर ये दोबारा इस्लामाबाद आते हैं तो इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। तो अभी भी क्या यही पॉलिसी है या आप लोग एहतराम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उस पर अमल करेंगे? हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे, लेकिन अगर ये कहें कि हम इधर आएंगे, ये जलूस उस वक्त ख़त्म हुआ। ये जलूस ख़त्म होने का वक्त देखें ज़रा। इमरान खान साहब ने जलूस अटक पे नहीं ख़त्म किया। इमरान खान ने जो है हालात को, बाप के हालात ख़राब हो रहे हैं, पिंडी में नहीं ख़त्म किया। उन्होंने इस्लामाबाद की एंट्री पे ख़त्म नहीं किया। उन्होंने सेंटोरस पे आके उस वक्त ख़त्म किया जब उनको ये इतला दी गई है कि इस वक्त फ़ौज को तलब कर लिया गया है रेड जोन पे, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की है और आप जो है लोगों को डी चौक बुला रहे हैं। आपको कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है और आप उसकी खिलाफ वर्जी करें। अभी आपके साथ और नरमी नहीं की जाएगी। आपको जितना रास्ता देना था, जितना आपका जमहूरी हक था, जितना आपके साथ एक लाडले का सलूक किया गया, आपको जितना लाडला रखा गया, इससे ज्यादा और लाडलापन आपके साथ नहीं किया जा सकता। और इस मुल्क को नुकसान, जब उन्होंने रेड जोन में ही एक तबाही मचा दी, पौधों को आग लगा दिया, मेट्रो को आग लगा दिया, सब कुछ एक अपने ही एक तबाही का वो सबब बन गए, तो उसके बाद जो है इमरान खान से अपने वर्कर को जो है छोड़ के उधरी से सीधा वापस निकल गए और सीधा बंकर में चले गए, पेशावर में बंकर के अंदर। ठीक है जनरल साहब, आपके ख्याल में ये जो महाज आराई चल रही है इस वक्त नून लीग और पीटीआई के दरमियान, यूं कह लीजिए कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, इसका इख्तिताम आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोई लचक नहीं देखी गई दोनों के मौकिफ में। एक तरफ कहा जाता है फौरी इंतखाबात, दूसरी तरफ कहा जाता है कि टेन्योर पूरा होगा और धरने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। वे आउट क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, तो रिएक्शन बहुत मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट कर गई है ये हुकूमत। जो चीज मैं देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ कि पीस पार्टी आराम से एक साइड पे बैठी हुई है। उसको डायरेक्टली पीएमएलएन और पीटीआई का आमना सामना हो गया हुआ है और जो फैसले हैं उनका भी, और ये जितना लॉन्ग मार्च के दौरान जो कुछ भी हुआ है, इसका भी सारा मलबा एक तरह से नून लीग पर ही पड़ रहा है। जो विजुअल्स आए हैं उस दिन के 25 तारीख के दिन के, जहाँ लाहौर के इर्द गिर्द के या जिनसे हमने बातचीत की, हमारे इलाकों में जो कुछ भी है, तो पुलिस ने प्रोएक्टिवली जो रोल प्ले किया है उस पर लोगों के बहुत ज्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्टार्टिंग नाइट 23 मई ऑनवर्ड्स टू 26 सुबह तक, तो पुलिस की हाई हैंडेडनेस जो थी वो बड़ी हयाम हुई है। और जुल्म यह है कि पुलिस के साथ जो लोग काम कर रहे थे वो मुझे नहीं समझ आई कि क्यों सिविलियंस को ला के उनसे लाठीचार्ज करवाया गया, लोगों गाड़ियां तोड़वाई गई, सब कुछ किया गया।
तो जनरल साहब, इस दौरान जो बयानात आए लॉन्ग मार्च से पहले, जो शेख रशीद साहब के, फवाद चौधरी के बयानात आए, और उसके बाद जो खान साहब का एक दिन पहले का बयान है कि हमारे लोगों के पास पिस्टल वगैरह मौजूद थे, असलहा था और उनको पता था कि खून खराबा होता है, इसके बाद भी मैं आ रहा हूं उस तरफ जी। देखिए, मैं दूसरी तरफ आ रहा था ना, अब पीटीआई का जब देखते हैं, मेरा ख्याल है कि हम लोग खान साहब का जो ये बयान है उसको सही तनाजुर में देख नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैंने जो लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया था, वो जिनकी वजूहत थी उनमें से एक वजह ये थी कि उनको तला मिली कि उनके साथ जो लोग आ रहे हैं क्राउड में, वो पिस्टल वगैरह कैरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मेरे सामने हमारी फौज भी है, पुलिस भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई टकराव ना हो जाए। और ये यकीन मानिए कि मुझे इस चीज का ज़ाती तौर पर, मैं खुद देख रहा था सारा कुछ, शदीद खतरा लाहक हुआ। और मुझे ये था कि खुदा ना खास्ता क्राउड चार्ज होकर आ रहा होता है तो फिर क्राउड को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे 2014 की 30-31 की रास्ता बड़ी विविडली याद है मुझे। मैं टीवी पे ही था जब मूव हो रही थी, और जब एकदम तारिक कादरी साहब की टीम उठी है, पीटीआई ने फॉलो किया है, तो एक स्टेज ही आ गई थी कि जो मुजाहिरीन थे वो नेशनल असेंबली का जो बाहर जंगला लगा हुआ है लोहे का, उसके मुजाहिरीन के दरमियान पुलिस होनी चाहिए थी, वो पुलिस अचानक गायब हो गई। मुजाहिरीन आए, अपने प्रेशर में उन्होंने ये जंगला गिरा दिया, और सडनली आपने देखा फौज सामने खड़ी है। तो शुक्र ये है कि फौज ने रिएक्ट नहीं किया, और इस पे शुक्र यह है कि जो क्राउड था उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया, रुक गए वो सारे। लेकिन आप नहीं समझते जनरल साहब कि मिसकैलकुलेशन तो हुई है? ये सारा कुछ डी चौक पे पहुंचने के बाद खान साहब को रियलाइज क्यों हुआ? क्योंकि पकड़-दगड़ तो एक रात पहले शुरू हो चुकी थी, और उससे पहले ये भी फैसला हो चुका था कि H9 पे आपको जो भी करना है कीजिए। फिर भी डी चौक खान साहब पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद रोल बैक किया गया, फैसला वापस लिया गया। देखिए, ये दूसरी एक बहस है ना कि डी चौक पहुंचना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे देगी, उसके ऊपर हुकूमत गई उसके पास। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नहीं हुआ। मैं भी गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर है, मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने बड़े शदीद गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा जी पुलिस ने मुझे भी रोक दिया, हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गए थे, और कहते उसके बाद दम पे शैलिंग शुरू हो गई इसमें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हुकूमत ने रिएक्ट किया है टू स्टार्ट विद, और पुलिस को जिस तरीके से फ्री हैंड दिया गया, और जो हुआ है सब कुछ, ये मैं समझता हूँ कि ये, और अब जो कुछ भी हो रहा है, आप चाहे राणा साहब के बयान सुन लें, उसका जो जवाब गजल उधर से सुन लें आप उसमें, तो आप इश्तिहाल का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और ये जो मामला बिगड़ते इसी तरीके से हैं। और इस वक्त ये है कि देखिए, सियासी लोग हैं ये लोग, सब सियासत में हैं ये लोग, और सियासी लोगों का जो सबसे बड़ा हथियार है वो उनका है ही नेगोशिएशन, बातचीत है। सब बैठ के बातचीत करने के तैयार होते हैं सारे जिसमें, तो बातचीत करने को तैयार नहीं है। जब तक ये मामला अल्टीमेटली तो टेबल पे ही आना है, जो भी होगा, चाहे नया इलेक्शन होना है या नहीं होना है, ना हुकूमत की जिद काम करेगी, ना ये चीज से प्रेशर काम कर रहा है जो हो रहा है साहब। तो कहीं ना कहीं बीच में आपने कुछ तो करना है ना इसके बीच में। मैं समझता हूं कि बीच का रास्ता इख्तियार करने के लिए, और ये ओवरऑल जो टेम्परेचर, सियासी टेम्परेचर हमने इतना बढ़ा दिया हुआ है, जिसके बहुत सारे जो साइड इफेक्ट बहुत सीरियस हो रहे हैं। मैं तो इस चीज पर बड़ा परेशान हूं देख के कि जिस तरीके से हमारी आर्मी की सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से फौज को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी सीनियर जो जुडिशरी है उसके ऊपर जिस तरीके से बमबारी हो रही है। तो ये जनरल साहब बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डिटेल में हम बात करते हैं। नाज़रीन देखते हैं ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। राजा साहब, जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसे तस्लीम किया जाएगा खान साहब की तरफ से, उसका एहतराम होगा, और अगर वो मना करते हैं, ये इजाज़त देते हैं, दोनों सूरतों में? जी इंशाल्लाह, ऑब्वियसली वो तो करेंगे। पहले मैं कुछ अफरीदी साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, कतन पार्टी का कोई इरादा नहीं था, ना कोई हमारे पास आर्म्ड विंग है, ना हथियार हैं। सिर्फ होता ही है कि जब आप सप्रेस करते हैं ना लोगों को, तो लोग फिर हरकतें ऐसी कर लेते हैं खुद अपने तौर पे। और जो खान साहब ने बात की वो ये नहीं की कि हम हथियार लेके आए हुए थे, उन्होंने कहा कुछ लोगों के पास उनकी खबर मिली कि हैं, और वो तब लाए, या किसी अगर उनको खबर मिली वो उस वजह से कि जब ये गुज़िश्ता 3-4 दिन जिस तरह की हरकत हुकूमत ने की पैनिक होके, तो कुछ लोग जो है वो रिएक्शनरी मोड में आ गए, विच वॉज नॉट वॉट पीटीआई वांटेड। तो ये तो एक इसकी, लेकिन इसको अगली बार कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर कुछ लोग पिछली बार ले आए तो अगली बार मेरी यार सुन लेना जी। एक तो ये चीज, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो हम भी ओरिजिनली जो प्लान का मैं ऐसा था, H9 पार्क में ही जाके हमने बैठना था, जिधर फजलुर रहमान साहब बैठे, यही प्लान था। और हमने अपने तमाम पार्टी के लोगों को H9 पार्क का बताया हुआ था। जब ये
रिएक्शन शुरू हुआ ना गवर्नमेंट का, तो फिर एज ए डी चौक एक कह लें, एक होता है पॉलिटिकल, आप धमकी देते हैं कि डी चौक पहुंचो, तो ये खान साहब ने बाद में बात की। ओरिजिनल प्लान तो H9 पार्क का था, फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और सुलह हो गई, तो जाहिर है जो लोग उधर डी चौक पहुंचे हुए थे और जो लोग उस रोड पे थे उनको वापस लाना था। खान साहब तो नहीं गए डी चौक, खान साहब ने तो पहले ही रोक दी, और इसलिए रोकी, हालांकि बड़ा एक पार्टी में रिएक्शन था जो वेट कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत जज्बाती लोग थे, ऑलरेडी पहुंचे हुए थे और हर एक तक तो कम्युनिकेट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सो दैट्स व्हाई ही टर्न्ड बैक फ्रॉम देयर, इसलिए वो डी चौक नहीं गए और इस तरह तसादम को भी बचाया, और सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल जो फैसला था कि डी चौक नहीं जाना, वो नहीं गए। और इस बार जो फैसला आएगा उसे मानेंगे? और बिल्कुल मानेंगे। और एक्चुअली तो हम सिर्फ पुरअमन प्रोटेस्ट का राइट मांग रहे हैं, चाहे वो हमें H9 पार्क दे दें या F9 पार्क दे दें। अच्छा, अभी जो फैसला आया उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के मवाद मौजूद है, और अगर उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला सामने आता है फिर क्या करेगी पीटीआई? देखिए, वो तो हतमी फैसला आने के बाद ही कोई बात कर सके, इस वक्त तो कबल अज़ वक्त है। हम, मेरे ख्याल में तो खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने डी चौक ना जाने का कहा, वो नहीं गए, और उससे अब सेंटोरस तो डी चौक नहीं पहुंचे, वो डी चौक तो पहुंचे खान नहीं, साहब? डी चौक नहीं पहुंचे। वो जो ऐलान था 6 दिन के अल्टीमेटम का, डेडलाइन का, वो डी चौक पे अनाउंस हुआ? नहीं, डी चौक तो गए नहीं, मैं वहीं पे था। ये तो एक्चुअली सेंटोरस क्रॉस करके जो यूफोन का टावर है, अच्छा, वहीं पे रोक दिया था उन्होंने, और वहीं से उनको कहा कि वापस जाएं सब। ठीक है, तो ये बताइए अफरीदी साहब, आपको एतराज़ क्या है बुनियादी तौर पे? इंतशार फैलाने का आप लोगों को खदशा है, तो बार बार ये मुतालबा होता है कि वो सबूत सामने लाइए, और फिर वही बात है कि एहतजाजी जलसे, जुलूस, मार्च और धरने तो आप लोगों ने भी किए हैं, तो फिर उस चीज़ का हक आप पीटीआई को क्यों नहीं देना चाह रहे? देखिए, हम पूरा इख्तियार देना चाहते हैं, ये जमहूरी हक है हर एक का कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करे पुरअमन तरीके से। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दोनों भाइयों ने कहा आप ज़रा वो क्लिप चला दें, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि लोगों के साथ असला है, आप वो क्लिप चला दें। वो कह रहे हैं अगर आप वो क्लिप इस वक्त चला दें तो आपको सारी बातों का, जितनी इधर बहस चल रही है उसका जवाब मिल जाएगा कि वो कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा। जब एक शख्स ने असला देखा और उसको चाहिए कि वो उस टाइम ऐलान करते कि जिनके साथ असला है वो वापस चले जाएं, और बाकायदा उठ के और वो अपनी तकरीर करके वो बोलते हैं कि जिनके पास असला है वो वापस जाए, हम उधर इंतशार के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए। ये एक बात। दूसरी, मेरी भाई ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे डी चौक नहीं गए। अगर उन्होंने नहीं जाना था तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप जरा वो क्लिप इमरान खान का चला दें जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, रुकावटें हट गई और आप सब लोग डी चौक पहुंच जाए। आप वो क्लिप भी चला दें। मैं ये अपनी बातें नहीं कर रहा, मैं इनकी लीडर की बातें कर रहा हूं जो उन्होंने दराई। तीसरी बात, मैं अपनी नहीं कर रहा, ये हर बात मैं इनकी लीडरशिप की कोट कर रहा हूं। अगर किसी जगह में मैं गलत कलामी कर रहा हूं, किसी जगह में मैं झूठ बोल रहा हूं, चले अफरीदी साहब ये बताइए क्योंकि आप हुकूमत में हैं, क्या आप हुकूमत में हैं, ताकत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन बर्फ को पिघलना चाहिए ताकि आपका जो असल टारगेट है अवाम को रिलीफ देना, चैलेंजेस को पूरा करना, मुल्की मईशत को संभाला देना, उस पर आप तवज्जो दे सकें। तो क्या कोई मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सकता है? फवाद चौधरी साहब का अगर मैं बयान जो उन्होंने आज ही दिया है कि जी हमारे ओपन राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, तो कोई राब्ता उन्होंने किया या आपने कोशिश की कि इस बर्फ को पिघलाया जाए? जी, वो पिघल चुकी है। वो इस तरह पिघली है कि इमरान खान साहब ने, मेरे दूसरे भाई ने कहा कि लाहौर में इस तरह हुआ। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जिन लीडरशिप कहे कि हमारे पास असला था, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के उस पर भी अमल ना करते, तो हम उनको, इमरान खान साहब को बीफ स्टेक बहुत पसंद है, तो हम उनको बीफ स्टेक पेश करते, उनको उधर म्यूजिकल प्रोग्राम किसी गुलकार को लाते, अगली बार अभी लाहौर में एक स्टेज लगाते, खिदमत का मौका दोबारा भी देंगे। हम उनको इस बार दोबारा से रियासती वसाइल को इस्तेमाल करेंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, या इस बार उनको आने देंगे? इस बार हमने सोचा है
इस बार हमने सोचा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह पुरअमन आएंगे तो हमेशा की तरह हम इनको कंटेनर भी लगा के देंगे। अच्छा। उस पे इनको डीजेस भी बुला के देंगे, इनको 3-4 गुलकार भी बुला के देंगे कि एंटरटेनमेंट भी हो, ये उधर बैठे भी रहें और ये उसको एंजॉय भी करें और ये उधर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं। इसलिए अगर ये पुरअमन आएंगे और अगर ये बोलें कि हम जहाद के लिए जाएंगे, हम आजादी के लिए जाएंगे और ये मेट्रो को जलाएंगे या ये बोलेंगे कि हमारे लोगों के साथ पिस्टल हैं, तो फिर वही होगा जो पहले हो रहा था। अच्छा जी, जन साहब आपके ख्याल में जितना आगे जा चुके हैं हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी, आपको लगता है कि अब ये पीछे हो सकेंगे, अपने मौक़िफ़ से हट सकेंगे? क्योंकि खान साहब पेशावर में मौजूद हैं और उन्हें शायद इस चीज़ का खदशा भी, अगर वो बनी गाला आएंगे तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी के इकदाम भी हो सकते हैं। पीछे हटने का कोई चांस लगता है आपको? और दरमियान में मुज़ाकरात के लिए किसे किरदार अदा करना होगा इनको एक टेबल पर बिठाने के लिए? देखिए, बदकिस्मती यह है कि जिस तरीके से सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है और वो पीछे हट के बैठ गए हैं, ये मुल्क के लिए बदकिस्मती है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक, वरना तो इनका कोई रोल होना नहीं चाहिए। और ये हमारी तारीख रही है कि जब भी ऐसे मामलात बने हैं तो मेरी भी टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को आना पड़ा है नॉक सेंस इन द हेड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस, हालांकि ये इनका काम है ये सारा। दूसरी चीज देखिए, मुल्क का जो सियासी टेम्परेचर है इसको नीचे लाना, ठीक है, इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनका एक अपना जो भी उनकी सोच है, बेसिकली जो भी हुकूमत होती है ये उसके फराइज में शामिल होता है। उनका ये काम है कि वो किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें कि सियासी टेम्परेचर नीचे आए, वरना गुज़श्ता जो 6, 7, 8 हफ्ते की, 2 महीने की, 3 महीने की जो सियासी अफरा तफरी है, अबतरी है, उसकी वजह से देखिए कि आप पाकिस्तान में ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की वैसी खराब है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी रुकती जा रही है, इसकी वजह से नुकसान ज्यादा बढ़ेगा इसका। तो जनरल साहब, ये जो इदारों के सरबराहों को मुतनाज़े बनाना, उनको टारगेट करना, उनको किसी साजिश का हिस्सा गर्दानना और ये जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं खतरनाक ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इसके नताइज कितने भयानक हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार आपके ख्याल में कौन है? देखिए, ये जिम्मेदारी तो आप छोड़िए, जो ट्रेंड है इसका खतरा मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि फौज पाकिस्तान उतनी ही ताकतवर हैं जितना उनका अवाम से रिश्ता है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। 65 में मेरे वालिद जंग लड़ रहे थे और मैं कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, पाकिस्तान की फौज ने बड़ा शानदार लड़े उसमें। 71 में मैं जंग लड़ रहा था इस पाकिस्तान में, अवाम हमारे साथ नहीं थे, आपको पता है नताइज क्या निकले। तो एक तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। और फौज हथियार है, लड़ाई पूरी कौम लड़ती है और फौज जो है वो कौम के हाथ में हथियार है। नंबर 2, और फौज के अंदर अपने रैंक एंड फाइल का, अपनी सीनियर लीडरशिप पे एतमाद, पक्का यकीन होना क्रिटिकल है। आप कोई भी, अगर आपकी कोई किसी भी जंग में जाते हैं, और आजकल आप देखिए भारत के तरफ से खतरात मंडला रहे हैं, और हमें अगर आज हम अपनी लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो एतमाद का रिश्ता है आपकी रैंक एंड फाइल का और आपकी लीडरशिप, उसमें अगर जरा सा भी एतमाद में जरा से भी दरार आएगी तो फौज फिर आप ही। लेकिन जनरल साहब, हम देखते हैं कि जो भारतीय तजियाकार हैं वो तो खान साहब को अपना दोस्त मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके इतने सालों में वो खान साहब ने कर दिया, वो मुखालफत इदारों से मुतल्लिक खान साहब ने पैदा कर दी। आपकी क्या राय है? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। ये खान साहब ने राय नहीं पेश कर दी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और इसमें बदकिस्मती ये है कि जरा सी बात लीडरशिप करती है, उनके जो कारकुन हैं उसको और बढ़ा के ले जाते हैं। इसके बाद ये जो भारत में लोग बैठे हुए हैं जो खान साहब की तारीफ कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं तारीफ वो खान साहब के लोगों को, जो बीच में नादान लोग हैं, उनको भड़का रहे हैं। और हमारे जो नौजवान तबका है, जो नेचुरली उनका तो बड़ा जज्बाती रिएक्शन होते हैं उनको समझाने की जरूरत है। वो खामखा अलाकार बने हुए हैं। तो ये तो काम लीडरशिप का है ना जनरल साहब, ये तो लीडरशिप को करना होगा। ये काम लीडरशिप का है और ये लीडरशिप को ये काम करना पड़ेगा, एज ए प्रायोरिटी काम करना पड़ेगा आपको। आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता इस तरीके से फौज पाकिस्तान को निशाना बन रहा है। तो मैं किसी शख्सियत का नाम जानबूझ के नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम जैसे लोग जो बहुत अरसा से रहे हैं इसके साथ, तो बहुत सारे ज्यादा हैं जो
तलखियां भी हैं इसमें, लेकिन बेसिकली जो मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ आपसे जी। कि ये क्रिटिकल है और ये क्रॉस द बोर्ड तमाम लीडरशिप का, चाहे वो पीटीआई की है, पीडीएम की है, इन सबको ये अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना नुकसान खुदा खास्ता पाकिस्तान का हुआ तो इन सब का नुकसान होगा। सियासत तो होती रहेगी, सियासत में इतना आगे नहीं कि अपने मुल्क का, अपने मुल्क के इदारों का, उनके सरबराहान का ही हम नुकसान करें जिससे बिलाखिर पाकिस्तान का नुकसान होगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी से जुड़े दीगर मामला पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। राजा यासिर साहब, आप लोगों का सबसे बुनियादी मुतालबा तो ये है कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, आप फौरी इंतखाबात चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो अब आपके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? देखिए, इस पे मैं बाद में करता हूँ। पहले अफरीदी साहब बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेशन मेरा ख्याल है CNN से ले रहे हैं जिहाद की, कि जिहाद सिर्फ बंदूक से लड़ने को कहते हैं। जिहाद कलम से भी होता है, फिक्र से भी होता है, ज़बान से भी होता है, और नफ्स का जिहाद भी होता है। तो हमने जिहाद एक समझे एक जिदोजहद है जो हम एक सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं, उसको हम जिहाद कह रहे हैं, जो एक्चुअली इस्लामिक डेफिनेशन है। कुफार के खिलाफ भी होता है ना? नहीं, आपने बेसिकली तो मैंने अभी पहले अर्ज किया कि नफ्स के खिलाफ भी होता है। सही। तो जिहाद जो है, आप जब हक के लिए किसी पॉइंट पे खड़े हो उसको जिहाद कहते हैं, जो जिसको आप समझते हैं, आपका इनर सेल्फ समझ। लेकिन फिर वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि ये मजहब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मजहबी टच लेकर आते हैं। देखिए ना, हम सेक्युलर स्टेट तो है ही नहीं पाकिस्तान, बना ही मजहब के नाम पे, तो आप इस्लाम को, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अदा नहीं कर सकते इस मुल्क में। ठीक है, हम कोई रिलीजियस पार्टी नहीं है, लेकिन इस्लाम तो हमारी जिंदगी की हर चीज़ का हिस्सा है। हाउ कैन वी से फिर अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, सेक्युलर स्टेट में चले जाते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी, जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने अभी जिस तरह की हरकत कर रही है, हमारे वोटर्स जिन यूनियन काउंसिल्स में हम जीते हुए थे, वो अचानक उनसे खबर आ रही है कि जी उनके वोट्स चेंज कर दिए गए हैं, और ये बड़ा, हम उस पर बड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से, एक दिन से बल्कि 24 आवर्स हुए। तो बड़ी हमारे शिद्दत से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो पीटीआई के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, उनके वोटर्स के वोट रिमूव करके अगर लाहौर में बैठे थे तो उनके गांव में भेज दिए। लगता है कि ये साजिश हो रही है इलेक्शन कमीशन की मेरा तरफ से? ख्याल है, अभी मैं तो बिल्कुल एक्यूज तो नहीं करूंगा, लेकिन लगना शुरू हो गया। और जो ज़ाहिर है, जो नहीं, ये तो तब है ना कि अगर आप उसको रिपोर्ट करें और फिर भी उसका हल ना निकले। अभी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कबल अज़ वक्त होगा, महसूस होना शुरू हो गया लोगों को, और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। 1-2 दिनों में हमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जानबूझ के हुआ है या रैंडमली है। लेकिन उन्होंने इंतखाबात करवाने के लिए गो हेड दे दिया है, तो अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत ही जानबूझ के नहीं करवाना चाह रही है? इलेक्शन कमीशन को एतराज नहीं है फौरी इंतखाबात पे? देखिए, मेरा ख्याल है इंतखाबात तो इनको कराने पड़ेंगे सूनर और लेटर। ठीक है, इन्होंने जो अपने वो चेंजेस करनी थी लॉज में वो कर ली हैं, जो नैब का अगर चेंज कराना है वो भी करा लिया। तो आपको अफसोस नहीं है कि आप लोग असेंबली में होते तो उस पे आर्गुमेंट भी करते, उसके अंदर अपनी मर्जी की चीजें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना डेमोक्रेसी का, इसमें कोई जो स्पेशली पाकिस्तान जहाँ तक पहुँच चुका है, इसमें आप बैठे हो असेंबली में, आप अपोजिशन में हो, हर चीज़ बुलडोज हो जाती है। हम भी यही करते रहे, ये भी यही करते रहे, सिस्टम इज टोटली मेस्ड अप। अभी नजरसानी की ऑप्शन है, इस्तीफे वापस लिए जा सकते हैं, गौर जारी है इस पर? देखिए, इस पे कोई ऐसी पार्टी की तरफ से हमें अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, ऐसी सोशल मीडिया की खबरें हैं, तो आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। ठीक है अफरीदी साहब, इलेक्शन कमीशन को एतराज नहीं है। आप लोग कहते थे कि जी हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को वक्त चाहिए, इसलिए मुमकिन ही नहीं है अभी करवाना। अब उनका एतराज तो खत्म हो गया, उनकी तैयारी पूरी है। आप लोग अब करवाएंगे इंतखाबात, जिस तरह से पीटीआई भी चाहती है, नून लीग के अंदर से भी आवाजें आती हैं फौरी इंतखाबात की। मरियम नवाज कई बार कह चुकी हैं। बिल्कुल, हम इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन इस बातों का हल है कि जिस हाल में इन्होंने इकॉनमी को छोड़ा, इन्होंने LNG इंपोर्ट नहीं की, इन्होंने पावर प्लांट्स को ऐसी छोड़ दिया है, इन्होंने बिल्कुल मुल्क को बेरहम व करम छोड़ दिया है, तो इसको इस हाल पे लाना और इसकी तबाही की तरफ लाना, इसके बाद इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके इलेक्शन तो ज़रूर होंगे, इसमें तो दो राय है नहीं। लेकिन मेरे भाई ने बहुत अच्छी जिहाद की मेरे भाई ने जहाद की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनको मेरे ख्याल वो टीवी के क्लिप नज़र नहीं आते कि वो जो इनका डिप्टी स्पीकर है वो इमरान खान साहब को कह रहा है कि आप ज़रा इस्लामी टच दे। ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है, ये सारी दुनिया ने देखा है, ये अल्फाज सब ने सुना है। उन्होंने एकदम अपनी तकरीर छोड़ी, मदीना की रियासत की बात शुरू कर दी। खाली सूरी साहब उसको कहते हैं इस्लामी टच दे सर आवाम के लिए। तो खुदा माफ़ करे, जो अवाम के एहसासात के साथ खेलते, हमारे माशरे में हमें जो सबक सिखाया गया, जो हम जानते हैं कि जब आप वादा करें, जो आप ज़बान करें, जो आप कमिटमेंट करें, जो आप अपने अवाम को बताएं और उस पर अमल करें, अगर आप उससे मुकर जाएं और आप झूठ बोलें तो आप मुनाफिक है। इनकी लीडरशिप कहते हैं यू टर्न है,
ये सबसे बड़ी लीडरशिप की खूबी है। तो अफरीदी ये साहब, सबसे बड़ा इलेक्शन फायदा इसी है। साल करवाने जा रहे हैं, अगले हर साल। बात से अगर यू टर्न लेते हुए मुझे मेरा भाई एहतराम से अपनी लीडरशिप की 20 साल की तकरीरें, 20 साल की तकरीरें, अब की तकरीरें, उसमें कोई 10 चीजें बताएं कि एक बात नहीं, मैं एक बहुत जरूरी बात करना, एक ही बात करूंगा बहुत जरूरी। इमरान खान साहब का वीडियो है, मैं हर बात तस्दीक के साथ करूंगा और सबूत के साथ। इमरान खान साहब, आपने बात की कि इंडिया में बहुत उसको सपोर्ट मिल रही है। इमरान खान साहब अपने अल्फाज अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा फॉलोअर मेरे इंडिया में हैं। अगर मैं किसी भी हल्के से वहां से इलेक्शन लड़ूं तो मैं जीत जाऊंगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप क्लिप चलाएं टीवी पे। इंडिया से मुझे याद आया अफरीदी साहब, इंडिया में, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। इनके इतने ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी फॉलोअर्स हैं, इन्होंने क्या इंडिया की खिदमत की है और वो क्यों इतने पॉपुलर है? अगर क्रिकेट खेलने से देखिए वो स्टार भी है ना, उनकी फैन फॉलोइंग है कि वो इलेक्शन जीतते हैं और पाकिस्तान से ज्यादा फॉलोअर है उनको और इतना प्यार है उनको और सारा इंडिया उसको उधर का वजीर आजम बनाना चाहती है, तो है, मुझे तो इसकी बात की समझ नहीं है। अच्छा, अब मेरी अर्ज सुन लीजिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि जी हमें अभी तक यही नहीं पता कि अमेरिका की तरफ से हम पर कोई पाबंदी है या नहीं, रशिया से तेल हम ले सकते हैं या नहीं। तो 45 दिन से इस वक्त जो मुल्क दिवालिया होने के दर पे, जो आप खुद कहते हैं सस्ता तेल के लिए कोई बाज़ाब्ता कोशिश क्यों नहीं की आपने ताकि अवाम को रिलीफ दें, मसाइल ही खत्म हो? आपने बहुत अच्छी बात की। आप जब कोई ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूं जी, जब आप दुनिया के साथ ट्रेड करते हैं और आपका सामान आता है और जब उसको आप रूस के थ्रू, साइबेरिया के थ्रू लाएंगे, 3-4 महीने आपको लगेंगे जब आप उस रूट पे कोई चीज लाएंगे। जब आप सेंटर पे लाएंगे आपको 15 दिन, साउथ अफ्रीका से एक शिप जो आती है वो 15 दिन लगती है। जब आप मिस्र से एक शिप लाते हैं उसको 15 से 20 दिन लगते हैं। जब आप रशिया से लाएंगे 3-4 महीने आपको और लगेंगे जब आपके इस मुल्क में एक चीज पहुंचेगी, और दूसरा जब आप उससे बातचीत करेंगे कि क्या पाबंदी है क्या नहीं है। एक तरफ हम जब इमरान खान साहब कहते हैं जब पहले वाकया हुआ, आपको क्या लगता है 3-4 महीने के बाद आपकी हुकूमत नहीं होगी? हमारी हुकूमत, हम तो आए पाकिस्तान तो पाकिस्तान का सोचिए ना, पाकिस्तान की आवाम का सोचिए। जो किश्ती में सुराख कर दिए गए, और अगर बिजली बननी है वो भी तेल से बननी है, जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है, बाकी चीजों को नहीं इंपोर्ट किया गया, मुल्क की इकोनॉमी को ऐसी छोड़ दिया। इनको ये नहीं पता 28 करोड़ आवाम के मुल्क को इसको चलाने के लिए क्या क्या जरूरियात होती है, किस तरह मंगाया जाता है, किस टाइम पे टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, किस टाइम पहले से फ्यूचर बाइंग की जाती है, किस तरह मेरी 6 महीने 8 महीने का रिजर्व रखे जाते हैं। इनके साथ कोई प्लानिंग ही नहीं है सिवाय इसके कि लूट के सूट करे कि कोई पाबंदी है भी या नहीं है। तो आपने कोशिश की कि रशिया से सस्ता तेल लें। अगर हमारा हमसाया मुल्क अमरीकी अलाया होने के बावजूद उनसे सस्ता तेल ले सकता है, अपनी आवाम को रिलीफ दे सकता है, तो हमने क्यों नहीं किया? ये सारे मामला तो उनके साथ भी हैं जो आप बता रहे हैं कितना टाइम लगता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। ये करना चाहिए, इस पे बातचीत करनी चाहिए और इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि रशिया से भी तेल आए, ईरान से गैस जो है वो भी आए। सेंट्रल एशिया से जैसे कासा 1000 पिछले हमारे गवर्नमेंट ने किया, जो बिजली आ रही है 1000 का और किया जो अभी पहुंचने वाली है। इस तरह में जो चीज़ें सेंट्रल एशिया से मिले, जो रशिया से मिले, जितना हमारी क्लोज है, जो अफगानिस्तान से आज एनर्जी क्राइसिस है, कोल बहुत महंगा है, अफगानिस्तान में कोल है कि उधर से हम कोल लाएं और रुपए में उसको ट्रेड करें। ये सारी चीजें हम करें और इसके ऊपर काम चल रहा है। और लेकिन आप जब करेंगे तो इसमें कुछ टाइम लगता है और ये सारा कुछ हो जाएगा, आपको नजर आएगा कि इसका फर्क पहले और आपका फर्क आपको नजर आएगा। अभी तक तो मार्केट के साथ आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, हर चीज में महंगाई और वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि महीने के ये वही चीजें जो तफा एक कैपेसिटी होने के बावजूद ये कहते थे ना कि लोड शेडिंग में काबू नहीं पा सकते। अच्छा चलो मौका दीजिएगा, जनरल साहब शामिल करते हैं। अभी हम उस गंद साफ कर रहे हैं। जनरल साहब, हम सस्ती गंदम खरीद सकते हैं रशिया से, लेकिन तेल के मामले पे हमें पाबंदी याद आ जाती है। आपको क्या लगता है, वाकई में हम खरीदना ही नहीं चाह रहे तेल उनसे? देखिए, गवर्नमेंट क्लियर नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस। जब मुफ्ता साहब ने जो इंटरव्यू दिया था उनको तैयारी करके जाना चाहिए। जो हमारे मिनिस्टर हैं वो जब इंटरव्यू देते हैं, तो मैं नून लीग या पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना उनकी बात कर रहा हूँ, उनको तैयारी करके जानी चाहिए। और ये इस तरीके से जो बातचीत करते हैं उससे जो मुल्क की सुर्खी होती है। दूसरा देखिए, रशिया से ट्रेड करने में हमें जो भी मसाइल हैं हमें दूर करने हैं उसको। पाकिस्तान को फायदा हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे?
और पहले ये पीडीएम की हुकूमत के कुछ लोगों ने कहा कि कुछ जिस के से इमरान खान साहब इनकी हुकूमत कह रही थी कि हमारे उनसे बातचीत चल रही है, तो बात नहीं हुई। फिर पता चला लेटर लिखने शुरू कर दिए, लेटर तक बात पहुंच गई, कभी कंसल्टेशन हुई थी। इसको लेके आगे चले, इसको हम क्यों खामखा हर चीज को अपनी सियासत की नजर करते जा रहे हैं। देखिए इन्हीं की हुकूमत के जो फिगर्स हैं, जो पीडीएम की हुकूमत है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। कभी उन्होंने कहा जी आपकी जो जीडीपी है ग्रोइंग अराउंड 6% पर एनम के हिसाब से आप जीडीपी साथ ग्रो कर रही थी। ये तो मतलब पिछले 10 महीने की फिगर्स अभी आई हुई है उसके बीच में। अगर हम ये इंसिस्ट करते रहे कि फलाने ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इसको आगे तो लेके नहीं चल सकते हम इस मुल्क को इस चीज से। तो अभी तक आपको जो जनरल साहब ये स्ट्रेटजी हुकूमत की है कि वक्त ज्यादा मिल जाए या 2 बजट पेश करने का मौका मिल जाए तो ये चैलेंजेस पे काबू पा लेंगे, आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है? देखिए मैं नहीं समझता कि हो सकता है, क्योंकि ये जो आपने इस जो नुकसान हुआ है ना पिछले 8-10 दिन जब से ये काम शुरू हुआ है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल फरवरी से मसला बना हुआ है इसका, आपकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट टैंक कर गई हुई है, आपके रिजर्व बहुत ज्यादा शार्पली गिर गए हैं इसके ऊपर। इन सबको दोबारा रीबिल्ड करना और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस एक दफा उठ जाए ना जी, उसको दोबारा बहाल करना में बड़ा वक्त लगता है। अभी जो आपकी टेक्सटाइल जिसकी से बढ़ रही थी, अगले दिन मैं सुनता हौजी वाले अलग रो रहे हैं, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं। अभी बहुत सारे इश्यूज आपके लिए सडनली क्रिएट हो गए हैं। गलती जिसकी भी है, लेकिन इस हुकूमत को फेस करनी पड़ेगी, और ये इतनी जल्दी मामलात हल नहीं होंगे। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो ये मैं जानता हूं अभी हमारे इकोनॉमिक वॉर्स अभी शुरू ही नहीं हुए। तो आपके ख्याल में जनरल साहब ये जो मुश्किल फैसले किए गए हैं, गैर मकबूल फैसले किए गए हैं, आवाम पर महंगाई के बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, कोई ग्रीन सिग्नल मिला एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कोई यकीन दहानी मिली है जिसके बाद ये सब कुछ हो रहा है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट को आप बीच में से निकाल दीजिए, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं हम पीछे हट के बैठ गए हुए हैं। जो कुछ भी कर रही है हुकूमत कर रही है, उनके ऊपर बलबा हम ना डालें किसी चीज का। इस हुकूमत को फेस करना है, ये खुद ही आए हैं, एनसीए में लेके आए थे, लेकिन एक एतमाद तो दिखाई दिया है हुकूमत में और उनके फैसलों में, उसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए और क्या करें ये बताएं ना, अभी बताएं इनके पास कोई ऑप्शन है? कैसे करेंगे ये लोग? खजाना खाली है आपका। अगले दिन में मलिक साहब ने खुद बयान दिया है हुकूमत के पास जहर खाने को पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे बताएं ना। ये जाते जाते ऑप्शन ही कोई नहीं है। ठीक है राजा साहब, आपके ख्याल में ये जो हुकूमत में एक नया एतमाद, नई जान दिखाई दी है, मुश्किल फैसले, गैर मकबूल फैसले हो रहे हैं और अवाम भी बाहर नहीं निकल रही, आपको वजह क्या लगती है? कोई ग्रीन सिग्नल कहीं से मिला है? नहीं, मेरा ख्याल है जी पहले इतने ही डरे हुए थे कि फाइनली इन्होंने फैसला किया कि बजाय के डर के मरने से लड़ के मर लेते हैं, तो ठीक है, मेरा ख्याल है ये इनका फैसला। अच्छा, खान साहब के ऊपर भी तनकीद हो रही है कि वो पेशावर क्यों बैठे हैं? अगर वो अवाम को कहते हैं कि जी घबराना नहीं है, तो फिर पेशावर में बैठने की और कब तक बैठे रहेंगे, ये सवाल हो रहे हैं। आ जाएंगे, इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिर जब आएंगे तो फिर ये पछताएंगे कि क्यों बुला लिया। लॉन्ग मार्च पे कब तक आएंगे, क्योंकि 6 दिन की डेडलाइन तो खत्म हो गई। सुप्रीम, आपको पहले प्रोग्राम शुरू भी यहीं से हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी दे दे कि कोई उसमें जंगो जदल नहीं होगा, लोगों को खाम ना पुलिस वाला कोई मरे, वो भी हमारे ही हैं, और ना कोई हमारा वर्कर मरे। ये सब लोग, जो नुकसान तो मुल्क का होना है ना, तो हम तो पुरअमन एहतजाज चाहते हैं। जब हमें क्लियरेंस मिल जाए तो हम आ जाएंगे। नाज़रीन, आपने मेहमानों की, आप तमाम मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।